हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 37 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिस भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 124 वीडियोस आ चुके हैं सिर्फ कंप्यूटर के। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन पे वार करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन IT द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज द वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैच इज कॉल्ड। कैच में से वर्ड को हटाने की मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट थ्रो, राइट बैक, प्रोटेक्टेड राइट, कैच राइट। दोस्तों राइट बैक कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कैच में जो है कैच में L1, L2, L3 तीन तरीके की लेयरिंग पाई जाती है और कैच मेमोरी CPU रजिस्टर, नोट कर लीजिए यहां पे दोस्तों, CPU रजिस्टर और एंड मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है। मेन मेमोरी के बीच में लगा होता है, जिसमें तीन लेयर पाया जाता है, L1, L2 और L3। बहुत बार मैं इसको समझा चुका हूं दोस्तों। जैसे बार बार हम कोई शब्द लिख रहे हैं प्रयागराज दोस्तों, तो आप जानते हैं कि डाटा सेव कहां पे होता है? डाटा सेव SSD या हार्ड डिस्क पे होता है। जो प्रोसेसिंग मेमोरी होती है दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी होती है, मींस रैम में प्रोसेस होता है, तो वहां से डाटा को उठाना पड़ता है, मींस वहां से सर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों आप मान लीजिए प्रयागराज बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रयागराज को L1 पे लाके स्टोर कर लेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दिल्ली को आप प्रयागराज से कम बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिल्ली जो है L2 पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए लखनऊ आप उन दोनों से कम प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसको ये L3 में स्टोर कर लेगा। अब समझिए बात को। जैसे ही आप प्रयागराज अगली बार आप टाइप करेंगे या लिखेंगे, तुरंत ये दे देगा कि सरकार ये है मेरे पास। बताइए आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? जो चीज सर्च करना पड़ता है, जो चीज लाना पड़ता है हार्ड डिस्क या SSD से, उसे कैच तुरंत प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, स्पीड कंप्यूटर की बढ़ेगी, ठीक है? तो वो होता है दोस्तों कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिस्टम से रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेस साथ साथ चलाने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक ही कंप्यूटर में दो या दो से अधिक प्रोसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है? अब मल्टी प्रोग्रामिंग को समझ लीजिए। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेस निष्पादित करता है। मतलब कि कई सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें एक ही प्रोसेस उसको निष्पादित करता है दोस्तों, वो एग्जीक्यूट करता है, तो वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तीसरा समझिएगा, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों? कई साथ, मतलब कि बैच प्रोसेसिंग कई साथ सामान्य, मतलब जो कलेक्शन होता है फाइलों को, उनको प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। तीनों समझ में आ गए? मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इन द नेटवर्क आई स्मॉल मैसेज यूज टू द पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, क्या कहलाता है? टोकन, बाइट, वर्ड और रिंग। तो दोस्तों उसको टोकन कहा जाता है। इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि टोकन है क्या। देखिए बात यहां पे है दोस्तों कि कुछ चीजें इसमें समझना पड़ेगा। जैसे कि नेटवर्किंग सिस्टम में अगर हम बोलें कि एक मतलब कंप्रेस जो संक्षिप्त संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, उसे टोकन कहते हैं। टोकन
बिट्स की श्रृंखला होती है। टोकन क्या होती है दोस्तों? बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्क रिंग पे, अब रिंग का पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए रिंग का। मैं इसके पहले थ्योरेटिकल में दोस्तों इस सबको कवर कर चुका हूं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से जाके आप समझ सकते हैं। देखिए ये है रिंग, इसमें ऐसे ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, मतलब कि एक सर्कल की तरह होता है, जिसमें इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर एक भी वायर खत्म होगा तो ये पूरा सिस्टम ही दोस्तों खत्म हो जाता है ना। तो इसमें वन टू अनदर टोकन को पास किया जाता है, मीन श्रृंखला होती है जो नेटवर्क रिंग पर प्रभावी रहती है। यदि किसी नेटवर्क सिस्टम के पास टोकन है तो वह दूसरे कंप्यूटर पर सूचना को भेज देता है, ध्यान दीजिएगा, भेज सकता है। चूंकि एक नेटवर्क श्रृंखला के पास केवल एक ही टोकन होता है, इसलिए एक समय में केवल एक कंप्यूटर की सूचना भेज सकता है, मतलब कि एक समय में एक ही टोकन को वो पास करता है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी देखिए कंप्यूटर में दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग का नाम होता है, लेकिन दोस्तों एक समय में एट अ टाइम वन ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। वो इतना तेज होता है दोस्तों कि आप उसको न समझ सकते हैं न देख सकते हैं, ठीक है, मेरा मतलब एक समय एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये टोकन पास करता है। ये कौन सा है दोस्तों? रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IT networking which of the following device is used in physical layer? सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक फिजिकल लेयर में किया जाता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे, ब्रिज। दोस्तों रिपीटर का किया जाता है। अब समझिए दोस्तों OSI मॉडल ये जो सातों लेयर की बात कर रहा है, उन सातों लेयर को समझते हैं। इसके पहले भी दोस्तों मैं बता चुका हूं कि सातों लेयर को आपको याद कैसे करना है। आज फिर से उस चीज को मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों जितनी बार मैं रिपीट करूंगा उतना ज्यादा आपको तैयार होगा। तो मैं आपको दोस्तों ये कोड दिया करता हूं, आप ST नहीं दे पाएंगे, आप मींस स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे, बस दोस्तों लिख गया। सातों लेयर खत्म। कैसे? यहां पे देखिए, यहां से P निकला, यहां से D निकला, यहां से N निकला, और यहां से T है ही है दोस्तों, और यहां से S भी है, और यहां से फिर P निकला, और यहां से A निकला। समझ में आया? अब यहां पे देखते हैं, देखिए पहला फिजिकल लेयर, पहला क्या आया? फिजिकल लेयर। दूसरा दोस्तों, पहला फिजिकल लेयर आया, दूसरा डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरा दोस्तों, तीसरा नेटवर्क लेयर। चौथा दोस्तों, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। जिन भी अभ्यर्थियों को ना याद हो वो लिख लेगा। पांचवा दोस्तों ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन लेयर, सेशन लेयर। छठा दोस्तों, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। सातवां है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हो गई दोस्तों सातों लेयर। अब समझिए बात को, ये नीचे की तीन जो है दोस्तों वो लोअर लेयर होती हैं। क्या होती हैं? लोअर लेयर। बीच वाली दोस्तों मिडल लेयर होती है। और दोस्तों जो ऊपर की तीन होती हैं वो होती हैं अपर लेयर।
समझ में आ गया इतना? तो कौन सा पहला जो है क्या है दोस्तों, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल पर क्या काम करता है, रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है इसको समझते हैं। रिपीटर होता क्या दोस्तों, आप जियो या एयरटेल का जो जियो फाइबर आप यूज कर रहे हैं, मींस आपको इस तरीके का एक जियो का डिब्बा मिलता है, ठीक है, जो लगा रहता है, नेट प्रोवाइड करता है। इसको क्या कहते हैं, इसे राउटर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि आपके मान लीजिए 2 घर है और आपको जो है एक राउटर से पूरे घर में, मींस कि आपका घर थोड़ा लंबा है, तो यह इसका जो है वाईफाई वहां तक नहीं जा पाता, इसका वाईफाई वहां तक नहीं जा पाता, तो आप लगा दीजिए दोस्तों एक रिपीटर, एक रिपीटर लगा दीजिए। रिपीटर का काम है दोस्तों ब्रॉडकास्ट, मींस कि ये नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है, नेटवर्क को बढ़ा देता है। मींस आपका पैसा का चार्ज उतना ही लगेगा। ध्यान से समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को, पैसे का चार्ज उतना ही लगेगा। ये राउटर से वो रिपीटर जो जुड़ा होगा, वाईफाई के तहत भी जुड़ सकते हैं आप उससे, और आप उसको वायर के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। समझिएगा, जो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल होती है दोस्तों, ठीक है, मींस कि आप उससे जो है इसको रिपीटर को अटैच कर दीजिए, फिर आपका जो कनेक्शन होगा, आप जो है जो मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हैं वो सब आप वाईफाई से उससे कनेक्शन कर लीजिए। जो यहां नेटवर्क होगा दोस्तों वो यहां भी होगा। ये भी इसी तरीके का बॉक्स जियो का आता है। समझ में आया? अब इससे अच्छी तरीके से क्या इसमें बताऊं, बताइए। अगर रिपीटर और इसमें कॉम्बिनेशन समझ में आया तो बहुत ही अच्छा। दोस्तों एक मेरे अभ्यर्थी का एक कमेंट आया था कि सर आप जो है अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ा लेते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ना कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। समझिए, ठीक, जितनी बार आप समझेंगे उतनी बार मैं समझाने के लिए। हाँ, यदि आपको दिक्कत आती है तो पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट प्लीज वॉच करिए ना, तभी तो सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे, इसमें यही था, इसमें ये था ना। आगे देखिए, which mechanism is used by the computer virus worm to duplicate itself। कंप्यूटर वायरस एक स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्वैप, इंक्रीमेंट, की स्वार्म। दोस्तों स्वान का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वार्म कैसा एक वायरस है उसको समझिए। वार्म क्या होता है दोस्तों, अपने आप, यहां पे समझिए, अपने आप ये डुप्लीकेट मतलब अपने आप ही वो बनाता रहता है, कॉपी बनाता रहता है, कॉपीड बनाता रहता है। और ये कब तक बनाता रहेगा दोस्तों कॉपी? जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क जो है फुल नहीं हो जाएगी। तो जब आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी तो वैसे भी आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्लो हो जाएगा। समझिए, वो होता है वार्म। ठीक, वही कह रहा है पुनरावृत्ति करता है कंप्यूटर वायरस, ठीक है, वो वार्म है। कैसा करता है? स्वार्म करता है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों वार्म का। आगे देखिए, एटीएम इज द एब्रीविएटेड फॉर्म। हाँ, ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता, इसको लगा के चले आओ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड होता है टेलर मशीन, मतलब बी ऑप्शन सही है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑल टाइम मेमोरी एटॉमिक टैली मशीन नहीं दोस्तों। और एटीएम क्या होता है दोस्तों? एटीएम जो है आपको पैसे प्रोवाइड करता है, हार्ड कैश पैसे प्रोवाइड करता है। समझिए, जो यूज करता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का। किसका यूज करता है दोस्तों? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ये इस्तेमाल करता है। ठीक है, और आपको हार्ड कैश प्रोवाइड करता है। सबसे पहले दोस्तों ये इंग्लैंड में ये मशीन लगभग 1967-68 के दौरान ये मशीन का कॉपीराइट प्रोवाइड में लगाया गया था। ठीक है, उस समय, और उस समय इससे ये पता चलता था कि ये सक्सेसफुल मशीन है। और आज देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज होता है।
अरेथ्रोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, अरेथ्रोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया था। इंग्लिस्टा टॉरिसेली की चार्ल्स जेवियर थॉमस, दोस्तों यही सही है, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने इसका आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर नहीं, गॉस्टो चेक्सम, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a language used to the control the task of the computer itself such as the starting other program is dash, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित मींस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लाइन है या कमांड लैंग्वेज, सॉरी कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की मार्कअप लैंग्वेज की स्टाइल शीट लैंग्वेज? तो दोस्तों इसका जो है जो ऑप्शन सही है वो कमांड लैंग्वेज होती है। थोड़ी सी इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिए। देखिए कंप्यूटर के कार्यों जैसे सही है दोस्तों, कमांड लैंग्वेज। अच्छा कमांड लैंग्वेज होता क्या, देखिए समझिए थोड़ा, जैसे आप जो है यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज करते हो तो उसमें हर एक चीज ओपन करने के लिए आप एक कमांड लिखते हो। अच्छा और समझिए जैसे हमें सीएमडी, जैसे क्या है सीएमडी भी क्या है दोस्तों, एक बॉक्स खुल के आता है और उसमें आप कमांड को लिखते हो, कमांड के थ्रू दोस्तों वो कार्य आप संपन्न करते हो जो आप करना चाहते हो, समझिएगा, वो होता है कमांड लैंग्वेज। दोस्तों जो हमारा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, मींस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो दोस्तों पूरा का पूरा कमांड बेस्ड ही था, ठीक है। और ये किस पे काम करता था, ये CUI पे काम करता था, नॉट GUI पे, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों इसीलिए कहा जाता था कि पहले जो है ये सब चीजें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना था वो बहुत कठिन था, लेकिन आप GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज क्या इतना सिंपल ही ना पूछिए, एक बच्चा भी ऑपरेट कर लेता है। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। डैश इज एंड द ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज की ओक्यूएल है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ वर्ड लेंथ इज, किसी शब्द की लंबाई को माप की इकाई होती है मीटर, बाइट बिट की मिलीमीटर। दोस्तों बाइट होती है, बाइट जो है सेकंड हाईएस्ट होती है कंप्यूटर का, सबसे छोटा जो है कंप्यूटर की जो यूनिट होती है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट वो होती है बिट, और दूसरी होती है बाइट। और देखिए 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब फिर चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द वन एप्लीकेशन टू अनदर इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, एक कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डॉगली डाटा एक्सचेंज की डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज की डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज। दोस्तों डायनेमिक डाटा एक्सचेंज होता है, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब इसको थोड़ा समझिए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डेटा को दूसरे प्रोग्राम मींस वन से दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं उपयोग करने का एक माध्यम होता है। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज को पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज 2.0, याद रखिएगा, विंडोज 2.0
2.0 में किया गया था, जो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पर कंट्रोल प्रदान करता है। एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में कंट्रोल प्रदान करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, जेम्स गोसलिंग, विंटन सर्फ की वी.ए. शिवा एदुरई? दोस्तों वी.ए. शिवा एदुरई को जो है ईमेल का जन्मदाता अमेरिका मानता है। समझिएगा, ये एक दोस्तों ये अमेरिका में रहते हैं शिवा एदुरई, लेकिन इनका जन्म महाराष्ट्र में, दोस्तों महाराष्ट्र में एक तमिल परिवार में हुआ था। जब ये 14 वर्ष के थे दोस्तों, जब ये 14 वर्ष के थे तब इन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था। फिर इन्हें यूएस ने ईमेल पे कॉपीराइट प्रदान किया था। यूएस ने ईमेल पे कॉपीराइट प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट प्रदान किया था यूएस ने। कि इसके जन्मदाता कौन है? वी.ए. शिवा एदुरई। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था मोटो लैब, माइक्रोसॉफ्ट लैब, आईबीएम लैब, बेल लैब। दोस्तों बेल लैब में डिस्कस, देखिए 1969 से 1970 के दौरान बेल लैब में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ध्यान रखिएगा, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और देखिए 1972 में बेल लैब में ही डेनिस रिची ने जो है सी का इन्वेंशन किया था। क्या मैंने बोला? 1972 में बेल लैब में डेनिस रिची ने सी का इन्वेंशन किया था। वही बेल लैब है दोस्तों, इसमें भी इन्वेंशन होने वाली। ठीक है, अब देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कहां किया जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो दोस्तों ज्यादातर सर्वर में यूज किया जाता है। सर्वर में बेधड़क यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, एचटीटीपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर विज्ञान में एचटीटीपी का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। बिल्कुल गलत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। जो www, ध्यान रखिएगा यहां पे, www वर्ल्ड वाइड वेब पे पेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, मींस पेज तक पहुंचने के लिए होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा क्या है? हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। नहीं, हाइपर टेक्स्ट टोटल नहीं। देखिए मैं जैसा कि आपको बताऊं कि आप चारों ऑप्शन जरूर देखेंगे। आपको ऊपर से पढ़ते आइए, जो सही लगता है उसको आप टिक कर लीजिए, लेकिन चारों ऑप्शन जरूर देखिए, क्योंकि हमको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पे आप बेस्ट ऑप्शन का ही चूज करेंगे। हाँ, ये चारों ऑप्शन एग्जामिनर क्या जांच करना चाहता है दोस्तों? एग्जामिनर ये जांच करना चाहता है कि आप किस ऑप्शन को फोकस कर रहे हैं, आपको कितना गहराई नॉलेज है, आप किस में उलझ रहे हैं, वो चीज वो जानना चाह रहा है आपको। ठीक है, यही नहीं कि यही करेक्ट होगा, यही करेक्ट हो, नहीं, सबसे जो बेस्ट है उसको आपको करेक्ट बताना है। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT को जाना जाता है प्रोसेसर, डोमेन नेम की, मॉडम की, ऑपरेटिंग। दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब इसकी सीरीज है। आप जाइए और इसके थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, उसमें सारा मैंने ये बता रखा है, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन ज्यादातर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्प्रेडशीट के हर एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? ईच बॉक्स इज द स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज, सेल कहा जाता है। एम्प्टी स्पेस रिकॉर्ड फील्ड नहीं दोस्तों, सेल कहा जाता है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं, ऐसे जो आपको बॉक्स मिलेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सब क्या होते हैं दोस्तों? ये है सेल कहा जाता है।
समझिए माइक्रो ईच बॉक्स ऑफ स्प्रेडशीट के, ठीक है। हाँ, ये है आया कहां से है, ये भी इस बातों को समझिए। तो ये सब एमएस ऑफिस जो सूट होता है उसको, उसमें सब पार्ट जो होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, तो एमएस एक्सेल का ये पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक पैराग्राफ को केंद्र में लाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+R। तो समझिए दोस्तों, ये कॉपी प्रोवाइड करता है और ये सही आपका ऑप्शन है। एक पैराग्राफ को मिडिल में लाने के लिए ये मिडिल होता है, और इसे ये दोस्तों Ctrl+L मतलब लेफ्ट साइड से जो स्टार्टिंग होता है, ये मैंने बता चुका है। और ये दोस्तों राइट साइड से Ctrl+R मींस राइट में सही होगा और इधर को कम ज्यादा होगा, समझिएगा। एक और होता है दोस्तों, जैसे जस्टिफाई, जे जब बराबर होता है तब उसे जस्टिफाई कहते हैं, ठीक, समझ में आया चारों। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए पहले डैश और फिर इंटर दबाया जाता है। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश द प्रेस इंटर, Ctrl+P, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों। Ctrl+P दबाओ और प्रिंट का ऑप्शन खोल लो, या तो फिर ऐसे आपको एक प्रिंटर बना रहेगा ऊपर जो है स्टेटस बार पे, वहां पे भी जाके आप इसको खोल सकते हो। अब देखिए यहां मैं स्टेटस बार क्यों कहा हूं, सॉरी स्टेटस टाइटल बार में ऊपर जो है किसी भी टैगलाइन ऊपर वाली जो है वो टाइटल बार होगी उसके, तो वहां पे वो मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स में डैश पाथ और डैश चैनल रहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ एंड डैश चैनल। एक वन मल्टीपल, दोस्तों वो यही सही है, दूसरा वाला मल्टीपल वन की मल्टीपल नहीं दोस्तों, देखिए मल्टीप्लेक्स में वन पाथ और मल्टीपल चैनल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ना, वन पाथ और मल्टीपल चैनल होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स वन पाथ एंड मल्टीपल चैनल। दोस्तों इस तरीके भी आप इसको मैनेज किया करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कभी आपको परेशान कर सकती हैं। एक प्रोजेक्ट की विशेषताओं को मापने के लिए माउस की किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू माउस टेक्निक्स टू यूज इन ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। तो दोस्तों वो होता है राइट क्लिकिंग, ध्यान रखिएगा। जब राइट क्लिक, माउस में कितनी बटनें होती हैं दोस्तों? माउस में 3 बटनें होती हैं। देखिए ये होता है लेफ्ट राइट, और ये मिडल में ऐसे ऐसे जो व्हील होती है उसको आप घुमाते हैं, जिसमें ऊपर नीचे जाने के लिए सब होता है। तो देखिए आप इस वाली बटन को, आप जब राइट वाली बटन को, ये राइट होती है लेफ्ट, राइट वाली बटन को जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वहां पे जो है माउस की सारी प्रॉपर्टीज ऐसे खुल के आ जाती है, सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल के आ जाती है, और उस प्रॉपर्टीज में जो आपको उपयोगी है उसे आप कर सकते हो, जो भी उपयोग करना है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो राइट क्लिकिंग सही होगा। दोस्तों ये रहे आज के दोस्तों 20 क्वेश्चन। आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।